वॉर फॉर द प्लेनेट ऑफ द एप्स, जो कि है इस एप्स फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट। ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो क्लिप्स के साथ एक्सप्लेन करके चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। इस मूवी को देखने से पहले उन दोनों पार्ट्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा, स्टोरी लाइन काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। और चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में नरेटिंग वॉइस में पता चलता है कि अब इंसानों और वानरों के बीच चलती जंग को टोटल 2 साल बीत चुके होते हैं और यहाँ पर अब सीजर और उसकी पूरी टीम यानी कि जो वानरों का कबीला होता है उन्होंने खुद के रहने के लिए एक सेपरेट प्लेस को ढूंढ लिया होता है। मगर इसी सेपरेट प्लेस को ढूंढते हुए कुछ इंसान यानी कि फौजी वगैरह वहां पर पहुंच जाते हैं एंड देन यहाँ पर उनके बीच में एक धमाकेदार मुकाबला होता है। मगर एक सोल्जर जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ भी था और बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर सीजर के कुछ वफादार आकर उसे अपने कबीले में ले जाते हैं। और सबसे खास बात तो ये थी कि इन इंसानों की फौज में मंकीज भी इनका साथ दे रहे थे दूसरे वाले एप्स को पकड़ने में। अब यहाँ पर हुआ ये था कि लास्ट मूवी में कोबा के कुछ वफादार जो कि सीजर को राजा बना देखना नहीं चाहते थे, इसलिए अब उन्होंने इंसानों की टोली को ज्वाइन कर लिया था और सीजर के खिलाफ हो चुके थे। हालांकि सीजर और बाकी के सारे वानर जो कि उन पर बहुत ज्यादा गुस्साए हुए थे, वो चाहते तो उसी मोमेंट पर उनका खेल खत्म कर सकते थे। लेकिन जैसा कि सीजर का हमेशा से यही मोटो था कि इंसानों को नहीं मारना है जब तक खुद की जान पर ना बनाए, तो वो इन सभी को छोड़ देता है और उनके कर्नल को संदेश देता है कि अब हमारा पीछा छोड़ दो, तुम अपने शहर में रहो, जंगल को हमारे लिए रहने दो, और अगर फिर से दोबारा यहाँ लौट आए तो याद रखना वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। लेकिन मॉरिस और बाकी के लूका, बक, ये जो उनके वफादार होते हैं कहते भी हैं कि आप इनको छोड़ के रहे हो। जहाँ सीजर बताता है कि अगर फिर से जंग छिड़ी तो बहुत सारे मासूम जानवर यानी कि हमारी टीम में जो औरतें बच्चे भी हैं वो भी बिना बात मारे जाएंगे। अब इनकी टीम में एक और नया मेंबर ज्वाइन हुआ होता है। ये एक व्हाइट कलर का बड़ा गोरिल्ला था, इसका नाम होता है विंटर। ये बहुत ज्यादा डरा हुआ था और कहीं ना कहीं से लग रहा था कि ये कर्नल के लोग यानी कि जो इंसानी फौज है ये दोबारा लौटेगी, इनके साथ मुकाबला करेगी और उसे जान से मार देगी। इसलिए वो तो वक्त रहते ही वहाँ से भाग निकलता है। अब रात को जब ये सभी लोग सोए हुए होते हैं, खुद सीजर भी अपनी वाइफ और छोटे बच्चे कॉर्नेलियस के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है कि तभी उसे लगता है कि किसी न किसी के आने की आहट आ रही है। और जैसे वो झरने के पास जाकर चेक करता है तो उसे एक रस्सी दिखाई पड़ती है। इसका मतलब ये था कि फौजी दस्ता रस्सियों की मदद से नीचे उतरकर इन पर हमला करने के लिए आने वाला है। तो ये जाकर चुपके से सभी जो अपने पहरेदारी करने वाले चिंपैंजीज होते हैं उनको आगाह कर देता है। अब यहाँ पर अगेन इनके बीच में बहुत धमाधम फाइट होती है, लेकिन तभी कर्नल अपने बाकी के साथियों को कहता है कि मेन काम हो चुका है, लीडर मारा गया है, अब यहाँ से निकलना चाहिए। तो यहाँ वानर राज सीजर सोचता है कि मैं तो यहाँ पर हूँ तो उसने मारा किसने? तो भाई साहब वो मारकर निकल चुका होता है उसकी वाइफ और उसके बड़े बेटे ब्लू आइज को। इस बात पर सीजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इनफैक्ट वो उसका पीछा भी करता है, लेकिन होशियार कर्नल अपने चाकू से रस्सी को वहीं बीच में से आधा काट देता है और सीजर नीचे ही गिर जाता है। और जब वो वापस अपने घर में आता है तो अपने परिवारजनों की मरी हुई लाशें देख पाता है और सभी को अपने छोटे बेटे कॉर्नेलियस को ढूंढने के बारे में आदेश देता है। मगर थोड़ी देर बाद उसका छोटा बेटा खुद ही एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था, वो बाहर आ जाता है। इस बात से थोड़ी बहुत तो सीजर को राहत मिलती है कि कम से कम एक परिवार का जना तो बचा। लेकिन ये बात भी इसे क्लियर थी कि इस पूरी लोकेशन का पता इंसानों को लग चुका है, वो बदला लेने के लिए दोबारा आएंगे, तो क्यों ना यहाँ से वापस निकला जाए और किसी दूर दराज के क्षेत्र में खुद का नया कबीला बसाया जाए जो कि इंसानों की पहुंच से दूर हो, जहाँ पर ये खुशी से रह सके। तो अब हर बंदर, हर जानवर यहाँ से जाने की तैयारी कर चुका था। मगर कहीं ना कहीं सीजर को उस कर्नल पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अकेला ही उसे मारने के लिए आगे निकल जाता है। लेकिन जो उसके वफादार होते हैं जैसे कि मॉरिस, लूका, बग, रॉकेट, ये सभी उसका साथ नहीं छोड़ते और उसके साथ आगे निकल पड़ते हैं इंसानों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए। अब चलते चलते ये लोग एक इंसानों की खाड़ी में पहुंचते हैं। वहाँ पर एक शख्स भी होता है जो कि इन बंदरों को देखकर डर जाता है, तो उन पर शूट करने वाला होता है कि उससे पहले ही सीजर उसे जान से मार देता है। अब ये सारे बंदर वहाँ से इम्पोर्टेंट चीजें लेकर जाने लगते हैं, जैसे कि दूरबीन, कोई छोटी मोटी गन, बम या फिर कोई इम्पोर्टेंट चीजें। तभी इन्हें वहाँ पर एक छोटी लड़की दिखाई पड़ती है, तो सीजर मना कर देता है कि इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो लड़की जो कि ऑलरेडी एल्स 113 नंबर के वायरस से इन्फेक्टेड होती है, वहाँ उस पूरे इंसानों की खाड़ी में कोई भी नहीं बचा होता है। तो मॉरिस जोर डालता है कि हमें इस बच्ची को यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, इसे अपने साथ में ले लेना चाहिए। अब एक तरफ जहाँ सीजर गुस्सा भी होता है कि नहीं, इंसानों से हमें खतरा है, उन्होंने आकर हमारी जान लेने की कोशिश करी, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं उसका इंसानी प्यार भी जाग जाता है कि यार चलो कोई बात नहीं, अगर इसको यहीं अकेला छोड़ दिया तो ये बच्ची अकेली मारी जाएगी। क्योंकि ये जो वायरस था इसने चिंपैंजीज, एप्स और गोरिल्लास पर तो बोलने की ताकत दे दी और इंसानों की बोलने की ताकत को
को गवा दिया। तो ये लड़की गूंगी होती है, तो अब ये भी इनके साथ में हो जाती है और ये लोग अपनी आगे जर्नी चालू करते हैं, जहाँ पर इन्हें वही जंगी दस्ता मिल जाता है। और जैसे ही सीजर अंदर जाता है तो उन्हें उनका मुखबिर, मतलब अब तो इंसानों के साथ मिल चुका होता है, वो विंटर भी मिल जाता है। तो सीजर आकर पहले तो उसे धोता है और पूछता है कि आखिर तूने हमारे साथ दगाबाजी क्यों करी और अब बता कि कर्नल है कहाँ पर। जहाँ विंटर बताता है कि कर्नल तो यहाँ से एक रात पहले ही भाग गया और ये सारे लोग भी यहाँ से कल सुबह निकलने वाले हैं। वो एक सरहद पर जा रहा है जहाँ पर और भी बाकी सारी टीम आने वाली है। अब यहाँ सीजर को ये लग रहा था कि जो बाकी इंसानों का दस्ता आएगा वो सारे के सारे चिंपैंजीज को खत्म कर देगा, यानी कि वानर समाज अब अंत की कगार पर है। तो कैसे भी करके कर्नल को रोकना होगा। तो इनकी जर्नी अगेन स्टार्ट हो जाती है और ये उनका छिपते छिपाते पीछा करते हुए एक बर्फीली सरहद पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ उनकी किस्मत खराब, वो देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं उसी बीमारी के कारण। लेकिन खास बात ये थी कि उनकी जो जान फाइनली ली गई थी वो बीमारी से नहीं, गोली मारकर ली गई थी, यानी कि किसी ने उन्हें मारा होगा। अब यहाँ पर वो पूछता भी है कि भाई आखिर तुम्हें गोली किसने मारी, रीजन क्या था मरने का। मगर इंसान जो कि बोल नहीं पा रहे थे वो उसे रीजन नहीं बता पाते कि हमें क्यों मारा गया। और जब ये लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे थे तो एक टावर पर ऊपर चढ़कर देखने लगते हैं कि आखिर वो सभी इंसान कौन सी सरहद की बात कर रहे थे कि तभी नीचे से एक चोर आकर उनके घोड़े को चुरा कर ले जाता है, एक बंदूक एक दूरबीन भी ले जाता है। तो ये सारे के सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और भागते भागते वो शख्स पहुंचता है एक अबैंडन्ड घर में जो कि बहुत पुराना था, इंसानों के रहने लायक था, लेकिन अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। सीजर कहता है कि हम तुम्हें गोली मार देंगे, हम जानते हैं कि तुम कहाँ पर छुपे हो, जल्दी से बाहर आ जाओ। अब ये जो शख्स निकल कर आता है ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये भी एक चिंपैंजी होता है जो कि पहले कभी जू में रहा करता था। और ये अपना नाम बताता है बैड ऐप, क्योंकि जितने भी लोग थे ये इसे बुरा बंदर कहकर बुलाया करते थे, तो इसने अपना नाम ही बैड एप रख लिया था। तो अब ये भी इनकी टीम में ज्वाइन हो जाता है। अब यहाँ पर इसके पास में कुछ इंसानी फूड मौजूद होता है। तो सीजर पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास में आया कहाँ से, जहाँ पर वो बताता है कि सरहद के पार एक ऐसा मिलिट्री कैंप था जहाँ पर फौजियों के लिए खाना रखा गया था। मैं एक बार वहाँ से चुरा कर ले आया था, मगर मैं दोबारा वहाँ पर जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो सभी के सभी वहीं पर जा रहे हैं। तो सीजर कहता है कि क्या वहाँ पर कर्नल होगा। तो ये ऐप बताता है कि हाँ शायद जरूर होगा, जिस पर वो वहाँ जाने की डिमांड करता है। लेकिन बैड ऐप कहता है कि मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहता, वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वहाँ गए तो इसका मतलब मौत को दावत डायरेक्टली मिल जाएगी। लेकिन सीजर उसे अपनी कहानी बताता है कि कर्नल ने कैसे उसके घर में घुस करके उसकी बीवी और बड़े बेटे को जान से मार दिया। पूरे के पूरे कबीले को ही अब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है। ये सब कुछ इंसानों की वजह से हुआ है। अगर हमने उन्हें रोका नहीं तो वो कल को आकर हमारी पूरी जात को ही निस्ते नाबूद कर देंगे। तो चलो चलकर उसको सबक सिखाते हैं। तो नेक्स्ट डे अगेन इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर 2-3 बड़े ही छोटे छोटे से प्यारे इंसिडेंट्स हमको दिखाई पड़ते हैं। ये लड़की जो कि बोल नहीं पाती थी तो ये एक चेरी ब्लॉसम ट्री के पास खड़ी होती है। तो लूका आता है, मतलब पहले तो इसका नाम बक था, ये फर्स्ट मूवी से अपने सीजर के साथ होता है। ये आकर एक प्यारा सा फूल उस नोवा लड़की के कान पर लगा देता है और रास्ते में आगे जाते वक्त जब उसे प्यास भी लग रही होती तो मॉरिस उसे इशारा करके बताता है कि प्यास का सिग्नल ये होता है। अब जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि कुछ फौजी इन पर हमला कर देते हैं और सीजर की जान बचाते बचाते लूका अपने आप को कुर्बान कर देता है और कहता है कि हमारा सफर बड़ा ही यादगार रहा। और ये मोमेंट सच में बहुत ज्यादा सेंटी था क्योंकि यहाँ पर वो छोटी लड़की भी रोने लगती है क्योंकि थोड़ी ही देर पहले तो उसने उसको एक फूल दिया था और अभी वापस से वो उसे वो फूल लौटा रही थी। खैर अब सीन शिफ्ट होता है रात में और यहाँ हम देख पाते हैं कि सरहद के पार एक मिलिट्री कैंप में इंसानों ने अपना पूरा का पूरा जमावड़ा बैठा रखा था। अब सीजर तो बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्तों को वहीं बाहर छोड़कर निकल पड़ता है उसकी जान लेने के लिए। लेकिन तभी बाकी कुछ फौजी और वही एक रेड ऐप जो कि इंसानों के साथ मिल चुका होता है, हालांकि बोलते तो इसको डोंकी है मगर ठीक है वो उनके साथ मिल चुका होता है, ये उन्हें पकड़कर बंदी बना देते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बैड न्यूज ये होती है कि इन इंसानों ने उन बंदरों की फौज के पास पहुंचकर, मतलब कि जो शिफ्ट करने वाले थे एक जगह से दूसरी जगह, उन्हें भी कैद करके अपने शेल्टर में रख लिया होता है और हर अगले दिन उनसे ढेर सारा काम करवाता है। यहाँ पर हम सीजर के बेटे ब्लू आइज की एक नई गर्लफ्रेंड बनी होती है लेक, उसको भी देख पाते हैं जो कि यहाँ का जायजा बताती है कि हमने कई दिनों से ना पानी पिया है ना ही खाना खाया है। इस बात से सीजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कर्नल से 1-to-1 बातचीत करने की डिमांड करता है। तो यहाँ पर कर्नल उसे बात करने के लिए अपने ऑफिस में बुलवाता है और पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या तुम मुझसे कोई डील करना चाहते हो और तुम्हें लगता क्यों है कि मैं तुम्हारी बात मान भी जाऊंगा। जहाँ पर सीजर का कहना था कि तुम वानरों को मारना नहीं चाहते
बल्कि उन्हें बचाना चाहते हो और तुम जिससे भाग रहे हो वो इंसान है। जिस पर अब पूरी कहानी का प्लॉट रिवील होता है। अब कर्नल यहाँ बोलना शुरू करता है और बताता है कि आज से 15 साल पहले जब ये अल्जाइमर 113 वाली बीमारी या फिर कहें कि वायरस फैला था, तो उसने तुम वानरों को यानी कि बंदरों को तो बोलने की ताकत दे दी और हम इंसानों से ये खासियत छीन ली। मेरे खुद के बेटे को भी यही बीमारी हो चुकी थी और मैं अब इंसानों को मतलब जो भी बचे हैं उनमें ये वायरस फैलने देना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने खुद अपने बेटे को अपने हाथों से मारा। मेरे अंदर रहम खत्म हो चुका है और ये जो बाकी की फौज आ रही है ये बेसिकली तुम्हें नहीं मुझे मारने के लिए आ रही है और मुझे अपने बचाव के लिए जल्द से जल्द एक दीवार खड़ी करनी है जिसमें तुम वानर मेरा साथ निभाओगे। मीनवाइल हम सीजर के साथियों को देख पाते हैं जो कि उस सरहद पार मिलिट्री कैंप तक पहुंच चुके होते हैं और वहां से अंदर जाने का रास्ता खोज रहे होते हैं। लेकिन बैड ऐप जो कि अंदर जाना नहीं चाहता था वो दूर भागता है और गलती से खड्डे में गिर जाता है जो कि एक डायरेक्ट सुरंग होती है अंदर तक पहुंचने की। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम देख पाते हैं कि सीजर को इन्होंने बांध दिया होता है, ना ही उसे पानी पिलाया जाता है ना ही खाना खिलाया जाता है और सर्दी में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। मगर उनके साथियों से उसकी यह हालत बर्दाश्त नहीं होती तो रात को क्या होता है कि डायरेक्टली नोवा वहां पहुंच जाती है और जो इशारा मॉरिस ने उसे समझाया था वो सीजर से आके पूछती है कि क्या तुम्हें प्यास लगी है, तो वो हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद वो उसे पानी पिलाती है तो बाकी की एप्स उसे कहते हैं कि थोड़ा खाना हमारे पास बचा हुआ है, हमारे सरदार को खिला दो। तो वो आकर थोड़ा सा अनाज दे देती है और उसकी जो स्माइल थी, ये जो पूरा सीक्वेंस था, ये सीरियसली आपकी आंखों में आंसू ला देगा क्योंकि अब तो सीजर ने भी आशा छोड़ दी थी जीने की, लेकिन इस लड़की ने उसके अंदर जीने की और यहाँ से सभी बंदरों को निकालने की एक आस फिर से जगा दी थी। देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। अब यहाँ पर उनका ये कहना था कि अगर रात भर तक ये बच गया तो ठीक है और अगर कल सुबह जिंदा रह गया यानी अगर सर्दी ने उसे नहीं मारा तो सुबह से अगेन काम पर लगा देंगे। अब यहाँ पर अपना सीजर काफी ज्यादा होशियार था तो वो कदमों से शेल्टर के ब्लॉक्स को गिन लेता है जहाँ ये पता चलता है कि 37वें कदम पर बड़े लोगों का ब्लॉक है और 55वें नंबर पर बच्चों का ब्लॉक है। अब ये इन्फॉर्मेशन आगे मॉरिस तक पहुंच जाती है और वो सुरंग में जाकर 37वें कदम और 55वें कदम पर एक होल कर देती है ताकि ये लोग रात को वहाँ से निकलकर भाग सकें। मगर गड़बड़ इस बात की होती है कि जहाँ 55 नंबर का ब्लॉक इनको खोलना था बच्चों के निकलने के लिए, उस पूरे ब्लॉक में पानी भरने वाला होता है तो उन्हें एट द एंड उसे बंद करना पड़ता है। अब ये बात जब सीजर को पता लगती है कि 37वें नंबर से सारे एडल्ट बंदर तो छूट जाएंगे मगर बच्चों को कैसे बचाए, इसके बाद वो अपना दिमाग लगाकर एक प्लान बनाता है। अब इस प्लान में होता यह है कि रॉकेट कचरा फेंक कर मारता है एक सोल्जर को और जैसे ही सोल्जर अंदर आता है तो सारे के सारे बंदर उस पर कूद पड़ते हैं, चाबी ले लेते हैं और फिर बाकियों को खोलकर अपने सरदार को भी खोलकर उस छोटी सी सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर प्लान तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और फिर ये आगे जाकर 55 नंबर का गेट खोलकर तारों की मदद से आगे बच्चों को 37वें नंबर के खड्डे से निकालने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट 80% ये लोग कामयाब हो चुके थे, लेकिन जाते जाते सीजर कहता है कि मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगा। मॉरिस उसे कहती भी है कि आजकल तुम कोबा बनने लगे हो क्योंकि कोबा इंसानों के साथ मिलकर इंसानों जैसा ही हो चुका था, लेकिन सीजर के जो पूरे परिवार को उसने मारा था उसका बदला तो वो उससे लेना चाहता था, इसलिए वो सीधा उसके पास पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर हम कहानी में एक ट्विस्ट देख पाते हैं। जिस बीमारी को खत्म करने के लिए हमेशा से कर्नल लोगों को जान से मार रहा था, आज उसे ही वही वायरस ने पकड़ लिया होता है क्योंकि एक रात पहले जब नोवा अपने गुड्डे के साथ में सीजर के पास आई थी तो ये गुड्डा उसने उठा लिया था और इस गुड्डे पर वायरस की ब्लड का एक ड्रॉप पड़ा था और इसी वजह से अब वो भी इसी वायरस से ग्रसित हो जाता है। खैर अब सीजर उसे आया तो जान से मारने था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये तो खुद ही थोड़े दिनों बाद ऑटोमेटिकली मर जाएगा, इसके बोलने की ताकत ऑलमोस्ट जा चुकी है, नाक से ढेर सारा ब्लड निकल रहा है, तो वो उसकी गन को वहीं छोड़कर चला जाता है जहाँ कर्नल खुद ब खुद ही अपने आप को गोली मार लेता है क्योंकि वो इस बीमारी को दूसरे और इंसानों तक फैलने देना नहीं चाहता था। अब यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग पहुंच जाती है पूरी की पूरी बटालियन जो कि बचे हुए लोग थे और कर्नल को जान से मारना चाहते थे। तो कहानी में बहुत ज्यादा धूम धड़ाका होता है, ऑलमोस्ट आधे घंटे से भी ज्यादा की फाइट चलती है एंड एज यूजुअल अपन तो CGI के दीवाने, तो इस मूवी में है भर भर के CGI, VFX और तगड़े ग्राफिक्स। अब यहाँ एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ डोंकी यानी कि जो रेड ऐप होता है वो मिलकर गोलियां चलाने लगता है बाकी वानरों पर, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं दर्द होने लगता है कि यार मैं तो अपने ही लोगों को मार रहा हूँ। इन बिटवीन सीजर पहुंचता है एक बड़े से पेट्रोल टैंकर के पास में बम विस्फोट करने के लिए ताकि इंसानों को रोका जा सके वानरों पर अत्याचार करने से, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और एक तीर लग जाता है। अब ये तीर जिसने मारा था ना, ये वही गांडू गमीना होता है जिसने शुरुआत में बीइंग ए मैसेंजर अपने कर्नल तक मैसेज पहुंचाया था। मतलब एक टाइम था जब अपने सीजर ने उसकी जान बख्श दी थी, लेकिन वो कमीना आकर
सीजर को मारने वाला होता है कि तभी जो अपना डोंकी होता है वो अपनी असली वानर ताकत दिखाकर उस पर शूट कर देता है, लेकिन इतने में ही जो बाकी के पुलिस वाले या फिर सोल्जर खड़े होते हैं वो उसे जान से मार डालते हैं। मगर तब तक सीजर अपना काम कर चुका था। उसके पास में जो पूरा का पूरा ग्रेनेड की चेन पड़ी थी वो उस पेट्रोल टैंकर में दे मारता है और एक जोरदार धमाका होता है। खैर अब तो बाकी की इंसानी बटालियन भी वहां पर पहुंच चुकी होती है और वो दे धनाधन सभी को गोलियां मार रही होती है, लेकिन जो टैंकर का बड़ा धमाका हुआ था इस वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है और बहुत सारी बर्फ आकर इन सभी को जान से मार डालती है। अब जो जमीन पर इंसान खड़े थे वो तो बर्फ में दबकर मारे जाते हैं, लेकिन ये जो वानर होते हैं ये पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान को बचा लेते हैं। और इस मूवी के एंड में हम ये देख पाते हैं कि ये लोग अब एक नए ठिकाने पर भी पहुंच चुके होते हैं अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए। मगर इस कहानी का एंड बहुत ही ज्यादा दुख भरा था यार, मतलब एक पल को तो मुझे भी रोना आ गया। यहाँ पर जो अपना सीजर होता है इस पर जो तीर लगा होता है, इंक्लूडिंग वो जो बड़ा धमाका हुआ था, इस वजह से उसका ब्लड काफी ज्यादा बह चुका होता है और मॉरिस जो कि हमेशा से उसके साथ थी वो उसे आखिरी अलविदा करती है और बताती है कि मैं तुम्हारे बेटे को तुमने क्या क्या किया है इस पूरे समाज के लिए उसे जरूर बताऊंगी। उसे ये पता लगना चाहिए कि उसके पिता ने हम वानरों के लिए क्या क्या किया। और इसी सैड एंडिंग के साथ में ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो या एक्सप्लेनेशन पसंद आया देन डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका 4th एंड लेटेस्ट पार्ट मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।